राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन जो है लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स की जो है शुरुआत यहाँ पर करने वाले हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपना जो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे लिया जा रहा है दृढ़ पिंड गति की लिया जा रहा है। दोस्तों इसकी अगर शुरुआत करूं तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि दृढ़ पिंड गतिकी के अंतर्गत जो ये दृढ़ पिंड शब्द का उपयोग किया गया है, किसका? दृढ़ पिंड शब्द का उपयोग किया गया है। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास एक तो ये इस तरह का कोई पदार्थ है, ठीक है। इसमें इस तरह की जो है आपको 3 कण इस दूरी पर, इनकी जो है दूरी लगभग ये ऐसे मान लीजिए कि ये लगभग r दूरी पर स्थित है और इनकी दूरी जो है इन तीनों कणों के मध्य की जो दूरी है, इसके और इसके मध्य की दूरी समान और इसके मध्य की दूरी भी कैसी है? समान। इसी तरह हमारे पास सेम ऐसा ही एक जो है पिंड या वस्तु आप कह सकते हो वो है, उसमें भी वही 3 कण हैं, ठीक है, और उनके मध्य की दूरी भी r है और वो भी लगभग कैसी है? समान, ठीक है। तो यह जो हमारे पास है, जो आपको मैं बता रहा हूँ ये वाला, ये हमारे पास है एक लोहा। क्या है? लोहा, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा आपके पास ये दिखाई दे रहा है, ये दूसरा जो पिंड या वस्तु है, यह क्या है? तो ध्यान रखना, यह एक रबड़ है। क्या? रबड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं इस रबड़ को खींचकर कैसा कर दूं? बड़ा कर दूं, यानी इसके दोनों सिरों से पकड़कर मैं इसको खींचता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देगा कि इसके जो तीनों कण थे, इनके मध्य की जो दूरी थी वो बढ़ गई, पहले की अपेक्षा क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन अगर इस लोहे को अगर मैं खींच कर बड़ा करने का प्रयास करूं और इनके कणों के मध्य की दूरी को बढ़ाने का प्रयास करूं तो क्या यह संभव है? तो बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा वस्तु या ऐसा पिंड, ध्यान रखना, ऐसा पिंड या वस्तु आप कह सकते हो जिसके कणों के मध्य की दूरी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऐसा पिंड या वस्तु जिसके कणों के मध्य की दूरी को, जिसके कणों की मध्य की दूरी को परिवर्तित ना किया जा सके। क्या? परिवर्तित ना किया जा सके, ना किया जा सके, ठीक है। तो ऐसे पिंड को हम क्या कहेंगे? ऐसे पिंड को हम क्या कहेंगे? दृढ़ पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे? दृढ़ पिंड। तो अब हम इस दृढ़ पिंड गतिकी के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं वो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि हम पढ़ेंगे किसी ऐसे पिंड जिसके कणों के मध्य की दूरी को परिवर्तित ना किया जा सके, जैसे लोहा। इस तरह के पिंडों की जो गति होती है, क्या? इस तरह के पिंडों की जो गति होती है उसके बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं और संक्षिप्त में आपको ये टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गई सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। अब मैं यहाँ पर इस टॉपिक को शुरू करूँगा। इसमें अपन घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? इसके इस टॉपिक के अंतर्गत घूर्णन गति के बारे में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो चूंकि अपन घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ जो है शब्द है या कुछ राशियाँ हैं, उनके बारे में जानकारी लेना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और कुछ जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त करते हैं राशियों से संबंधित। सबसे पहली राशि है आवृत्ति, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आवृत्ति का जो मात्रक होता है उसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आवृत्ति से रिलेटेड, उसमें मात्रक का जो उपयोग किया जाता है वह यहाँ पर उपयोग किया जाता है चक्कर प्रति सेकंड। क्या? चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही मात्रक हमारे पास चक्कर प्रति मिनट में दिया होता है। किसमें? चक्कर प्रति मिनट में दिया होता है। देखो जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ केवल उतना ध्यान रखो, जैसे ही चैप्टर को डिटेल में लेकर चलूँगा सभी चीज़ें डिटेल में समझाता हुआ चला जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे चक्कर प्रति मिनट आएगा, ठीक है। अब चूंकि चक्कर प्रति मिनट कभी क्वेश्चन में दे दिया हो,
यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा चक्कर प्रति सेकंड ही रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में चक्कर प्रति मिनट दे दिया होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे मिनट में क्या करना है, आपको 60 से भाग देना है। क्या करना है, 60 से भाग देना है। तो आपका जो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे चक्कर प्रति सेकंड में आ जाएगा। किसमें, चक्कर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमको हमेशा जो आवृत्ति है वह चक्कर प्रति सेकंड में लेनी है। अब एग्जाम्पल के जरिए भी मैं इस चीज़ को आपको समझा दूं तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान रखना, आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे दे दे कि 10 चक्कर प्रति सेकंड, 10 चक्कर प्रति मिनट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। क्या आवृत्ति, आपको आवृत्ति बराबर 10 चक्कर प्रति मिनट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में आपको इसको सेकंड में बदलना है, यानी चक्कर प्रति सेकंड में बदलना है आवृत्ति को। तो आपको मैंने बताया कि 60 से भाग दे देना, यानी 10/60 अगर आप कर देंगे, क्या 10/60 अगर आप कर देते हैं, जैसा आप देखिए मैं बताया जा रहा हूँ, 10/60 अगर आप कर देते हैं तो यह जो आंसर आ जाएगा वह चक्कर प्रति सेकंड के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10/60 में 0 से 0 गया तो 1/6 चक्कर प्रति सेकंड यहाँ पे आपको आवृत्ति देखने को मिल जाएगी। तो इस जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से इस चीज़ को आप अच्छे से आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, नेक्स्ट जो रहेगा हमारी जो नेक्स्ट राशि यहाँ पे रहेगी, पहली राशि आपके समझ में आ जानी चाहिए डिटेल में। अब नेक्स्ट राशि जो रहेगी पहले उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। कोणीय वेग, आप लोगों ने वेग के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि वेग क्या होता है, जो है आपने 12th क्लास तो की होगी, तभी तो आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो हमारे पास वेग होता है वो वेग क्या होता है, तो वेग होता है यहाँ पे दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बात की गई है कि यह जो वेग है यह किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो जो वेग होता है वह वेग जो होता है वह सरल गति के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए, सरल गति के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे घूर्णन गति की अगर मैं बात करूँ तो घूर्णन गति में किसका उपयोग किया जाएगा, तो घूर्णन गति में यहाँ पे कोणीय वेग का उपयोग किया जाता है। किसका, कोणीय वेग। ठीक है, अब ये जो कोणीय वेग होता है, इस कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। अब अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की बात करूँ तो ये जो ओमेगा होता है, ओमेगा जो होता है वो यहाँ पे होता है, देखिए वेग बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। तो यहाँ पर कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, तो कोणीय दूरी बटा समय हो जाएगा। देखिए कोणीय दूरी बड़ा अजीब आपको लग रहा होगा, लेकिन समझने के लिए पहले इसको ध्यान रखने की कोणीय दूरी बटा समय हो जाएगा। ठीक है, कोणीय दूरी बटा समय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोणीय दूरी क्या है, तो कोणीय दूरी जो है वह है चाप या कोण आप कह सकते हो, क्या कि पिंड द्वारा बनाया गया कोण आप कह सकते हो कोणीय दूरी को। तो कोण बटा समय यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा। और कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। तो थीटा बटा समय यानी θ/t यहाँ पर हमारे पास इस कोणीय वेग वाली राशि भी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम चलते हैं अगली राशि की तरफ। तो अगली जो राशि है वो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ कि कोणीय त्वरण के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोणीय त्वरण क्या होता है। आप लोगों ने त्वरण के बारे में पढ़ा है। ठीक है, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। सरल गति में त्वरण क्या होता है, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर और बटा में यहाँ पे समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर बटा में समय, तो ये होता है त्वरण। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोणीय त्वरण की बात करूँ तो कोणीय त्वरण क्या होगा, तो कोणीय त्वरण जो होगा उसको हम पहले बता दूं अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय त्वरण यहाँ पे हो जाएगा कोणीय वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। क्या हो जाएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर बटा समय, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर बटा समय, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर
बटा में समय। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कह सकते हैं, कोणीय वेग में परिवर्तन को डेल्टा ओमेगा कहूँगा। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर डेल्टा ओमेगा कहूँगा। डेल्टा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 2 क्या है, तो ओमेगा 2 जो है वह है पिंड का या वस्तु का अंतिम वेग। ध्यान रखना क्या है, अंतिम वेग। ठीक है, और ओमेगा 1 क्या है, तो ओमेगा 1 जो है वह प्रारंभिक वेग है। क्या है, प्रारंभिक वेग। तो अब यहाँ पे जो कोणीय त्वरण है उसका सूत्र क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। ये आपको ध्यान रखना है और यही आपको काम में लेना है। ये आप ध्यान रखिए, इसी को आपको काम में लेना है, यही आपके काम आने वाला है। चलिए, अब यहाँ पर कोणीय त्वरण भी कंप्लीट, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ वापस से पीछे जो है चल के। एक बार मैंने आपको दृढ़ पिंड के बारे में बताया कि दृढ़ पिंड क्या है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे उसकी परिभाषा लिखवाई। आगे देखिए, मैंने कुछ राशियों की बात करी। सबसे पहले आवृत्ति की बात करी, कोणीय वेग वाली राशि की बात करी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया कि कोणीय त्वरण क्या है। जितना मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताया जा रहा हूँ उतना ही अभी आपको ध्यान में रखना है। डिटेल में चलेंगे अपन इनके बारे में, लेकिन अभी केवल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब तक हम कच्चा चित्र नहीं बनाते तब तक हम उसका पक्का चित्र नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास चित्र का कोई आधार ही नहीं होगा तो उसका शानदार और बढ़िया चित्र कैसे बना सकते हो। एक बार आपने कच्चा चित्र बना लिया तो आप उसका पक्का चित्र भी बना सकते हो कि नहीं। उसी तरह एक बार आपको कच्ची नॉलेज यानी छोटी मोटी जानकारी एक बार ले लेनी है। एक बार अगर आप छोटी मोटी जानकारी ले लेते हो तो जैसे जैसे अपन टॉपिक पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, पूरी नॉलेज आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी मैं जितना बता रहा हूँ केवल उतना ध्यान रखो। जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ अब मुझे आपको बता देना चाहिए, जो जानकारी डीपली मुझे देनी चाहिए इसके बारे में, तो तब मैं आपको डीपली सभी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। मैंने ऊपर जो है कुछ लिखा हुआ है, ज़रा उस पर ध्यान देना। मैंने लिखा हुआ है रेखीय गति और घूर्णन गति। अब हमारा जो मेन टॉपिक है अभी भी हम उसके ऊपर नहीं आए हैं, खैर अब आगे आएंगे। अभी तो खैर मैं आपका जो है बेसिक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, आपका जो है बेस यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। एक बार अगर आपका बेस क्लियर हो गया ना तो उसके बाद चीज़ों को समझना और टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, आप लोगों ने जो है क्लास 11th में रेखीय गति की क्लास 10th में भी आ जाता है वैसे ये रेखीय गति की 3 समीकरण पढ़ी होगी। पहली समीकरण अगर मैं बात करूं तो ए नहीं होगा यहाँ पे, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरी जो गति की समीकरण आपने पढ़ी होगी वह s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और जो तीसरी समीकरण यहाँ पे आती है वह v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो हमारे पास 3 गति की समीकरण है ये आपने पढ़ी होगी। इन 3 गति की समीकरण के यह जो 3 गति की समीकरण है सरल गति के लिए, और इन्हीं 3 गति की समीकरण के माध्यम से हम घूर्णन गति की 3 जो है गति के समीकरण यहाँ पे निकालेंगे। अब यहाँ पे उपयोग क्या करना है, देखिए वेग यानी अंतिम वेग के लिए जो घूर्णन गति में उपयोग किया जाता है वह ओमेगा 2 का उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक वेग u की जगह पे घूर्णन गति में ओमेगा 1 का उपयोग किया जाता है, और दूरी यानी s की जगह पे यहाँ पे थीटा का उपयोग किया जाता है, और जो त्वरण a होता है उसकी जगह अल्फा कोणीय त्वरण का यूज़ किया जाता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपको मैं पीछे समझा चुका हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया था। ये अगर आपको पता चल गया एक बार तो अब आप आराम से घूर्णन गति की तीनों समीकरण यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए पहली समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। पहली समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, तो v की जगह ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो ये जो पहली है यह है घूर्णन गति की समीकरण। नंबर 2 समीकरण की तरफ चले तो s की जगह थीटा बराबर u की जगह हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे नीचे मैंने लिखाया हुआ है ओमेगा 1 का उपयोग करेंगे, तो ओमेगा 1 टी प्लस हाफ
अल्फा टी का स्क्वायर। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे हम तीसरी जो समीकरण है उसको बनाते हैं। तो वी स्क्वायर की जगह हम किसका उपयोग करेंगे, ओमेगा 2 का स्क्वायर। ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इस तरह हमने जो है 3 घूर्णन गति की समीकरण यहाँ पे निकाल ली है। इसमें जो है केवल v की जगह ओमेगा का उपयोग की, ओमेगा 2 का उपयोग किया, u की जगह ओमेगा 1 का, s की जगह थीटा का, और यहाँ पे a की जगह अल्फा का। ठीक है, क्योंकि घूर्णन गति में राशियाँ थोड़ी चेंज हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे सरल गति में त्वरण है तो घूर्णन गति में यहाँ पे जो है कोणीय त्वरण हो जाता है। तो इसी आधार पे ये आपको समझाया गया है, इसी आधार पे आपको यहाँ पे बताया गया है। अब ये तीनों समीकरण से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कोई कण है 10 रेडियन प्रति सेकंड से गति त्वरण जो है गति करना प्रारंभ करता है। इसका जो कोणीय त्वरण है वह 4 रेडियन जो है, ये रेडियन है, ध्यान रखना, RAD है। ठीक है, रेडियन लिखना था पर ऐसा आ गया। ठीक है, इसका ध्यान रखना। 4 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसका 5 सेकंड पश्चात वेग कितना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको जो है प्रारंभिक वेग, यानी कोई कण जो है प्रारंभिक वेग 10 रेडियन प्रति सेकंड से गति प्रारंभ करता है। प्रारंभिक वेग ओमेगा 1 आपको दिया हुआ है। ओमेगा 1 10 रेडियन प्रति सेकंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको त्वरण यानी अल्फा कोणीय त्वरण आपको दिया हुआ है, कितना है, 4 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे टाइम आपको दिया हुआ है t बराबर 5 सेकंड दिया हुआ है। और अब आपको निकालने कह रहा है कि यहाँ पे जो अंतिम वेग ओमेगा 2 है वो यहाँ पे फाइंड कीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पीछे के दिए हुए 3 फॉर्मूले अपन ने निकाले हैं। इसी के आधार पे इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सर साफ साफ दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन में किस तरह पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी केवल इतना जान लीजिए, पहला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। पहला फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, ओमेगा 2 यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1 कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो 10 प्लस अल्फा कितना है, 4। तो 4 और टाइम कितना है 5, 4 × 5। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो ये लगभग 30, यानी ओमेगा 2 कितना आएगा आपके पास, ओमेगा 2 आएगा 30 रेडियन प्रति सेकंड। क्या, 30 रेडियन प्रति सेकंड ओमेगा 2 का मान। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको इस तरह सॉल्व करते हैं। तो आज की जो क्लास थी उसको यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो आगे की वीडियोस आएगी और भी शानदार और भी अच्छे वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। धीरे धीरे जो है आपके लिए क्लासेस चलाते रखेंगे कंटिन्यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।